हेडिंग बना दी असमरूप। आज की जो हेडिंग, कल आपका समरूप हुआ था, असमरूप या असमान। एक बार फिर से जरा समरूप को देख लो तो जी बहुत जल्दी समझ आए। समरूप में मैंने चित्र आपको ये बताया, बना मत लेना, आपके पास है कॉपी पे। इसे समरूप ऐसे बना दो चित्र के डायग्रामों में, या फिर ऐसे। और एक यहाँ पे कोडिंग साइड में यूज की थी मैंने आपको कि ई एक सदिश है, वेक्टर लगा हुआ है, इसमें दो चीजें मौजूद हैं, परिमाण और दिशा। ध्यान दो। अब समरूप में क्या बोला था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस में सेम हो, परिमाण में और दिशा में। परिमाण और दिशा दोनों में ही एक समान हो, उसे क्या नाम देंगे? समरूप। समरूप का मतलब है कि इसके दो रूप हैं, एक में परिमाण मौजूद है और एक में दिशा। इसी में 11th में पढ़ा था अदिश सदिश चैप्टर, तो अदिश में क्या बोलते थे कि परिमाण होता है, सदिश क्या होता है, परिमाण और दिशा। तो जब दोनों एक समान हो जाएं तो इसे क्या नाम देंगे? समरूप, जो कल पढ़ चुके थे। अब असमरूप में देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। या तो परिमाण अलग हो, परिमाण माने वैल्यू, पहले भी बता चुके हैं, जो वैल्यू होती है, जैसे आपने कहा कि पाई का परिमाण मैं कहूंगा 22/7 या 3.14, जिसे सामान्य गणित की भाषा में मान कहते हैं। परिमाण और मान एक ही बात होती है। तो असमरूप बनाना है तो या तो परिमाण अलग अलग हो, अथवा दिशा अलग अलग हो, या दोनों ही अलग अलग हो। असमरूप के लिए या तो परिमाण अलग, या दिशा अलग, या दोनों ही अलग अलग हों, तो ऐसे क्षेत्र को क्या नाम देंगे? असमरूप या फिर असमान। समरूप में दोनों सेम, असमरूप में या तो ये अलग अलग हो, अथवा ये अलग अलग हो, या दोनों ही। लिखो, असमरूप में लिखेंगे, ये तो समरूप था जो कल हो चुका। असमरूप में लिखिए डैश करके, ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो परिमाण में, परिमाण वो लिखा रखा है, गलत मत लिख देना, कई लोग परिणाम लिख लेते हैं, परिणाम नहीं है, परिमाण में, या आगे लिखो उसी में आगे, या दिशा में, फिर सुने, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो परिमाण में या दिशा में या दोनों में ही, परिमाण में या दिशा में या दोनों में ही अलग अलग हो, परिमाण में या दिशा में या दोनों में ही अलग अलग हो, कॉमा लगाइए, कॉमा, असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। दो डायग्राम इसमें भी बनेंगे जैसे कल बने थे। अच्छा, कल वाली शर्त को एक बार फिर से देखें, ये रखी है, ये समरूप है बेटा, ई बना दो उसमें, तुम्हारा तुम्हारा सेकंड पे ई दिखाओ यहाँ पे। तो इसमें और लोग भी चेक कर लो, जहां से ध्यान जा पाता है वो तो गलतियों पे सबसे पहले ध्यान जाता है। ई दिखाते हैं दोनों जगह। अच्छा, इसकी 3 शर्तें बताओ, चित्र देख के 3 शर्तें इसकी आपस में कैसी हैं? समानांतर, समान दूरी पर स्थित, इसका नाम दिया था समदूरस्थ, और सरल रेखा, माने आपस में ये समानांतर रहेंगी,
समान दूरी, माने अगर ये 20 है तो ये भी 20 आगे भी चलेंगे। इसलिए इस चित्र को रजिस्टर की लाइनों पे बनाना, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, ताकि गैप बराबर मेंटेन हो। तो समानांतर, समदूरस्थ और सरल रेखा होनी चाहिए। अब यहां पर देखें इस बात को, असमरूप में इन शर्तों का ऐसे अपन तोड़ सकते हैं। देखो, तीन शर्तों का पालन में से कोई सी भी एक भंग हो जाए, फेल हो जाए, देखो ये भी असमरूप है, अथवा देखो ये हो सकती है असमरूप, ये भी समझ रहे हैं। मतलब इन समरूप का केवल और केवल एक ही डायग्राम बनेगा, वो है ये, माने पॉसिबिलिटी। इसके अलावा जितने भी संरचनाएं हैं सब असमरूप हैं। तीन शर्तें हमें दिखनी चाहिए कि बनाते समय डायग्राम में, कि आपस में समानांतर हों, बराबर दूरी पर हों और सरल रेखा हों। अब यहां देख लो, शर्तें फेल हो गई, न तो ये समांतर है, न ही समदूरस्थ है, यहां पे गैप कम है तो यहां ज्यादा है, और न एक तो है, सरल रेखा तो है। तीन में से तीनों शर्तें अगर इकट्ठी पालन नहीं होती हैं तो क्षेत्र क्या कहलाता है? असमरूप। तीनों इकट्ठी चाहिए, समांतर, समदूरस्थ और सरल रेखा। दो डायग्राम बना के जी क्रॉस ब्रैकेट लेना है, जी लेफ्ट, फिर ये, फिर वो। बना दो। वर्किंग डायग्राम की थोड़ी सी फास्ट रखो, जी तीनों चीजें एक उसमें जाएं, साइड में ये ले लेना। सेंटर लाइन सीधी खींच लो, फिर यहां से स्केल रख के फटाफट खींच दो, एरो करके ई बना दो। हल्की वाली ई बनाया करो, पीछे के झंझट मत पालो। एक डायग्राम को उसी समय कंप्लीट करो, टच मत करना, टच नहीं होगी, आपस में टच ना हो जाए, सब गलत हो जाएगा। रेखाएं कभी आपस में टच नहीं होती, ये विद्युत क्षेत्र की गैप रहता है। इसमें भी एक सेंटर खींच दो, दो तरफ से ऐसे वक्र बना दो। वो तो एक प्रदर्शन समझाया है कि असमरूप कैसे बनता है। और ई बना दो। डायग्राम में ई दिखाइए, या करके एक और चित्र, साइड में क्रॉस ब्रैकेट, जिससे परिभाषा बन जाएगी। इससे परिभाषा इससे निकाल लेना, जो साइड में जो व्याख्या दे रखी है कि असमरूप क्षेत्र क्या होता है, कहना ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो परिमाण में या दिशा में या दोनों में ही अलग अलग हो, ऐसे को असमरूप या असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वो नोट लिखो, सॉरी नोट पॉइंट एक लिखो, फिर करते हैं। क्यों, इसमें ये बताओ, कम ज्यादा है तो इस चित्र में, उसमें तो एक समान थी, बात खत्म हो गई वहीं। यहां पूछे कि किस जगह विद्युत क्षेत्र अधिक होगा और कहां कम होगा इस पहले चित्र में। जैसे मैं आपको पॉइंट, आप मत बिगाड़ना, मैं आपको एक ये पॉइंट लिख रहा हूं, नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर को, और ये है नंबर 2। कहां विद्युत क्षेत्र कम होगा? क्योंकि देखो असमरूप है, एक समान तो हो नहीं सकता। कोई पूछे पिछले में क्यों नहीं बोली, मैं कहूंगा वहां तो एक समान आपने लिखा है ना, तो वहां तो कम ज्यादा है ही नहीं, वो तो जो है सो एक सा रहेगा। अब असमरूप का मतलब है कि हर जगह अलग अलग, तो कहीं कम भी होगा तो कहीं। एक हिंट देते हैं, पकड़ना। जहां पर किसी मैदान में अगर लोग बहुत पास पास हैं, किसी फंक्शन में, शादी वगैरह में, लोग मतलब खाते समय इतने पास हो चुके हैं कि गैप बहुत कम है, तो क्या अंदाज लगाएं कि उस मैदान में भीड़ की संख्या अधिक है कि कम है? अधिक रही होगी, तभी तो कंजस्टेड हो गए। और अगर दूर दूर बिखरे पड़े हैं तो कम है। अब आगे पकड़ में, पॉइंट नंबर 1 पे गैप क्या है? कम है, मतलब यहां विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, ध्यान दिया करो।
और जहां दूर दूर है बिखरी पड़ी हैं वहां कम। सेम ऐसे ही यहां कम है, यहां अधिक हो जाएगा, गैप कम फिर घटेगा, असमरूप है। तो यहां कम विद्युत क्षेत्र है और एक में क्या रहेगा, अधिक। तो आप ऐसा कर सकते हैं इस डायग्राम में चाहे तो, जो लोग कि इसको ऐसे मार्क करके प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल माने अधिक, थोड़ी भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल देसी भाषा नहीं लिखी जाती। प्रबल विद्युत क्षेत्र इस जगह पे प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और इस जगह पे यहाँ गैप ज्यादा है, वहां अपन ऐसे लिख दो मार्क करके दुर्बल। थोड़ा मैं चाहूं तो नॉर्मल लिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द ही वो लोग यूज करते हैं। दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दुर्बल माने कमजोर, प्रबल माने ताकतवर। तो असमरूप क्षेत्र में जहां पर रेखाएं पास पास होती हैं, किसी भी एक डायग्राम में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में लिखना है, यहां अपने पे जहां स्पेस मिले, पर दिखाना एक ही चित्र में दोनों चीजें, प्रबल और दुर्बल। क्लियर हो गई बात। वही भीड़ से काम है, जहां पर कोई ट्रेन है, डब्बा है, वहां वो इतना खचाखच भरा है किसी उसमें फंक्शन में कि खड़े होने को जगह नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, भीड़ बहुत है। और जहां आराम से घूम फिर रहे वहां भीड़ कम है। इससे पता चलता है, मतलब बीच की दूरी देखकर आप पता लगा सकते हो कि प्रबल है या दुर्बल है। यदि गैप कम है तो प्रबल होगा, और गैप अधिक है तो दुर्बल, और गैप बराबर है तो समरूप। समरूप में नहीं पता लगा सकते कितना है, बस जिद पता है समरूप में कि एक सा है। समरूप वाले डायग्राम में वैल्यू कैलकुलेट होगी फॉर्मूलों से, लेकिन इतना बता सकते हैं कि जो हर जगह सेम है। लेकिन इसमें हर जगह सेम नहीं है, जहां पास पास है वहां अधिक है, जहां दूर दूर है वहां पर कम है। ऐसा सभी चित्र में रहेगा। चलिए अब नोट पॉइंट लिखो अलग से, अलग से लिखिए नोट पॉइंट में। प्रकृति में स्टार लगा लो, जो काम की लाइन है इसमें जो लिखाएंगे। प्रकृति में शुष्क वायु, नोट पॉइंट में लिखो, प्रकृति में शुष्क वायु, ऐसे लिखना है। प्रकृति में शुष्क वायु, बेटा देख के लिखो। ड्राई एयर, ये लिखा हुआ है, सूखी हवा जो गर्मियों में चलती है, बिल्कुल बारिश के सीजन की नहीं, उसमें तो मॉइस्चर होता है, वो नहीं। तो प्रकृति में शुष्क वायु, आगे लिखो विद्युत की, विद्युत की सबसे अधिक कुचालक होती है, सबसे अधिक कुचालक, ये लिखा है शब्द, इंसुलेटर कहते हैं, सबसे अधिक कुचालक होती है। मतलब पूछा जाए कि सर्वाधिक कुचालक पदार्थ कौन है, तो कहना शुष्क वायु, जो प्रकृति में हवा है अपनी। शुष्क का मतलब गर्मी के दिनों में, ठंड और बारिश नहीं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आता है, नमी आ जाती है, वो वाली हवा नहीं चाहिए। तो क्या लिखा, सबसे अधिक कुचालक है। परंतु आगे लिखो, परंतु यदि, परंतु यदि इस वायु में, परंतु यदि इस वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, परंतु इस वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये लिखो 3 × 10⁶, ऐसे n/c, सामने से देख लो, वैल्यू वो फिक्स, 3 × 10⁶ न्यूटन बटे कूलाम, आगे लिखो से, बाहर लिखो से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो, अधिक हो जाए तो वायु का, अधिक हो जाए तो, देख के लिखो बेटा, वायु, ऐसे लिखना, वायु सुचालक, ऐसे लिखो, वायु सुचालक हो जाती है, हो जाए तो वायु कॉमा सुचालक हो जाती है, अर्थात, अर्थात वायु का,
अर्थात वायु का रोधन देख के, वायु का रोधन टूट जाता है, ये लिखा है। अर्थात वायु का रोधन टूट जाता है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, अब जो बोलूं उसे अंडरलाइन कर लेना, खाली स्थान में मिल जाएगा जवाब। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायु की देख लें बेटा जी, देख के, परावैद्युत क्षमता, देख के बोर्ड से, वायु की परावैद्युत क्षमता 3 गुणा 10⁶ न्यूटन बटे कूलाम। वायु की परावैद्युत क्षमता, ये लिखा हुआ है, 3 गुणा 10⁶ न्यूटन बटे कूलाम, या बोर्ड से ही देख के ले लें। एक मात्रक और कभी कभी लगा देते हैं वो लोग, इसका जवाब सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा कि ये मात्रक कैसे आ जाता है। वैल्यू तो वही है। विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन बटे कूलाम, जो पढ़ चुके हैं आप, F बटे Q0 से, E बराबर F अपॉन Q0। न्यूटन बटे कूलाम कहां से निकला? तो न्यूटन कूलाम। एक और होता है ये वोल्ट बटे मीटर, जिसे चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे, जब वोल्टेज पढ़ाएंगे तो उस समय निकलवा देंगे। तो आगे लिखो, वायु की परावैद्युत क्षमता, ये आगे लिखो होती है, बस इसे अंडरलाइन कर लो। कोई खाली स्थान पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, उसमें भरने के काम आएगा। कि वायु, उन्होंने ये पूछे कि क्या वायु को अनंत आवेश दिया जा सकता है? वायु में किसी वस्तु को इन्फिनिटी आवेश दे सकते हैं? कहना नहीं। अगर किसी गोले को हम आवेश देंगे तो इसके चारों ओर ऑटोमेटिक क्या मौजूद है? हवा। जैसे कि हमारे आसपास है, हम लोग खड़े हैं तो हमारे शरीर के चारों तरफ क्या मौजूद है? हवा है। ध्यान दो, ऐसे ही यहां है। आप आवेश दोगे तो आवेश से विद्युत क्षेत्र बनता है। यदि विद्युत क्षेत्र का मान इससे अधिक हो गया, आप आवेश देते जा रहे हो, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही वैल्यू इसको क्रॉस करेगी तो हवा चालक बन जाएगी और पूरा चार्ज ऐसे चला जाएगा। यही कारण है कि हाई टेंशन लाइनें जो होती हैं, वहां पर दूर से खड़े व्यक्ति को झटका मार जाती हैं बारिश के दिनों में। क्योंकि कारण क्या होता है? बारिश के दिनों में ये तार हैं, अपन ऐसे दूर खड़े हैं, तो तार में जो करंट बहता है उससे क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र तार के चारों ओर सर्कल में चलता है यूं। अगर विद्युत क्षेत्र का मान इससे अधिक हो गया तो हवा चालक बन जाती है और हवा में आवेश चलने लगते हैं, तो हमें दूर से ही आवेश जब ऐसे आते हैं तो दूर से ही झटका लग जाता है। तो हवा हमेशा कुचालक नहीं है। हवा की भी एक क्षमता है, वो भी ड्राई एयर की, शुष्क वायु की इतनी। 3 के आगे 6 जीरो थोड़ी बहुत नहीं है। ये कितने हो गए? 30 लाख न्यूटन बटे कूलाम, 30 लाख वोल्ट बटे मीटर कह दो, या ये कहो, ये इतनी वैल्यू तक तो कुचालक है। इससे ज्यादा हो गई चालक हो जाएगी। अथवा वायु में नमी आ गई तो वैसी आफत हो गई खड़ी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हवा हमेशा के लिए कुचालक है। हवा की भी एक रेंज है, क्षमता है, पर ये बहुत बड़ी वैल्यू है। नॉर्मली हवा चालक हो नहीं पाती गर्मी के दिनों में। बारिश की बात नहीं करेंगे, उसमें नमी आ जाती है, पानी आ जाता है, तो वो तो वैसी चालक बन गई। शुष्क वायु को ऐसे आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। जो 11,000 वोल्ट की लाइनें होती हैं ना जाके, और जो 32 केवी की, खास करके 32 किलो वोल्ट, एक होता है 11 केवी। केवी का मतलब किलो। 11,000 को 11 केवी कहते हैं, और 32,000 को, जो हाईवे पे सड़क होती है, खेतों में से आपने देखे होंगे बिजली के ऐसे टावर टाइप के लगे रहते हैं ऐसे, और यहां से जो तार जाते हैं, ये 32 केवी की लाइन होती है। मतलब उनमें वोल्टेज सप्लाई कितनी है? 32,000 वोल्ट। इनमें खतरा सबसे ज्यादा मंडराता है, लेकिन इनकी हाइट ज्यादा है जमीन से, तो इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंच पाना। बट फिर भी बहुत तेज बारिश हो रही हो, कुछ हो रहा हो, इसलिए वो लाइनों को बंद कर देते हैं। लाइट क्यों जाती है? अंडरग्राउंड केबल है, थोड़ी ही हर जगह करंट चलने दोनों को, है ना। शॉर्टिंग के भी चांस होते हैं। एक कारण वो भी है कि पानी चल रहा है, धार ज्यादा तेज पड़ गई तो आपस में फटाका बोल जाए, और तीसरा कोई वहां उस समय खड़ा हुआ जीव जंतु कुछ, तो वो मर सकता है। तो ज्यादातर तेज बारिश में बचाते हैं। तो 32 केवी की लाइन बहुत डेंजरस होती है,
क्योंकि इसके मतलब ये मान लो कि 7-8 फीट का भी डिस्टेंस अगर कोई मान लो टावर पे चढ़ गया, शोले पिक्चर की तरह बसंती में आ रहा हूं, नहीं बसंती तो बाद में आएगी, बसंत पहले शहीद हो जाएगा, 10 फुट दूर से निपटा देगी जी, वैसे ही अच्छे भले में। बहुत खतरनाक खेल है इसका, इसलिए इन टावरों से भाई दूर से ही नमस्ते कर लो, कहना बहुत जमीन में ठीक है हम लोग को, है ना। इसमें जो कोई खेल नहीं है कि जहाँ चढ़ते चले गए, कई तो हाथ में पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, देख तो लूँ ही, और ये समझ लो देखने देखने के चक्कर में वहां पहुंच ही नहीं पाते, ऐसा झटका पड़ता है यहाँ से उड़ते हुए गिरते हैं, फिल्म की तरह, कहते कहाँ है कि जमीन पे किसी की हड्डी टूट गई, कोई परमानेंट ही मुस्कुरा जाता है जाके, काम खत्म उसका। डेंजरस लाइन है जी। क्या क्या? हाँ, करंट कभी नहीं खींचता जी, गलत फहमी है, करंट किसी को नहीं खींचता है। अगर ऐसा खींच रहे होते तो सड़क पे जो केबलें डली हैं अपनी चलती गाड़ी पे से अपनी उछक गए होते। पहली बात, मोबाइल कोई आपके लोहा या उसका नहीं है मटेरियल, और इनकेस अगर हैवी लोहे का तो भी करंट की लाइन कभी किसी को नहीं खींचती, ना वो है। उसके मोबाइल के जो रेडिएशंस होते हैं इस करंट को तो नहीं बिगाड़ पाते, टीवी के जो सिग्नल होते हैं उन्हें प्रॉब्लम करते हैं। टीवी के पास आप मोबाइल रख दो और कॉल करना, टीवी की स्क्रीन आपकी खराब होना चालू हो जाएगी, और लंबे समय तक रखोगे कलर खराब हो जाएंगे टीवी के, पर इस करंट से उसका कोई लेन देन नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई उसमें से रेडिएशंस निकल रहे हों और एक इधर से विद्युत क्षेत्र है, वो आपस में अगर क्लैश करेंगे तो जे एक डिस्टर्बेंस मोबाइल में हो सकता है, वाइब्रेशन वगैरह कुछ हो, उससे गिर पड़े। पर ये कहना गलत है कि वो मोबाइल को खींचता है, मोबाइल को कोई नहीं खींचा खांची करता। करंट में ताकत नहीं है खींचने की, कोई चुंबक नहीं है, करंट कोई चुंबक नहीं होता। जो घरों में करंट आता है ना वो ऐसे चलता है, ये इस तरह से फ्लक्चुएट होता है, इसका परिणाम जीरो निकलता है, जितना प्लस होता है उतना ही, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करता, ना ये इंसानों को खींचे ना मोबाइल को खींचे, ठीक है ना। अगर ऐसे किसी को हो जाए काम तो मजे ही आ जाए, चोर लें सबसे पहले टावर पर धर दें, कहते अब ले ले उठा ले जाओ, मोबाइल कहां से उठेगा, नहीं खिंचता है। ये किंवदंतियां हैं, फालतू की चीजें, पता नहीं कौन क्या बक देता है इन चीजों को फालतू की, तो एक ने कही दूसरी। ऐसे एक और चलता है, ट्रांसफार्मर में तेल होता है जिसे लोग बिजली का तेल कहते हैं। ट्रांसफार्मर देखा है, डीपी कहते गाँव में, डीपी, हाँ, तो उसमें तेल भरा होता है, आउटर में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं उसकी, फोड़ फाड़ के तेल निकाल ले जाते हैं उसका, और कारण जरा सी मतलब समझ लो 100 ml मुश्किल से होगा, कभी कोई 200 की बेचता है, 300 की, उन जगहों पे जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है। भाई साहब सुन ले जरा काम की बात। तो खासकर आदिवासी इलाके, इंटीरियर गांव और बूढ़े लोगों को सबसे पहले दिमाग में बिठाते हैं। उसका एक मानना है लोगों का कि उसे अगर हड्डी के उस पर लगाया जाए तो जॉइंट पेन खत्म हो जाता है, घुटने का दर्द, कैसा भी दर्द हो। ये गलत फहमी है, उससे कुछ दर्द खत्म नहीं हुआ आज तक, उसमें सिर्फ एक मानसिक सुकून है। और उड़ी कहां से हवा, कि होता क्या है, किसी व्यक्ति को जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ जाए, डॉक्टर को मालूम बीमारी है नहीं इसको, पर फिर भी उसको मालूम है कि इसको बिना गोली के आराम नहीं लगेगा, फालतू की टेबलेट पकड़ा देगा, वैसी कोई विटामिन सी की पकड़ा दे, कि दद्दा चिंता नहीं करो सवेरे ठीक हो तुम। अब दद्दा ले, दद्दा ने खा लिया, दद्दा कहेंगे हाँ डॉक्टर बहुत बढ़िया है। दैट इज विल पावर, उसकी खुद इच्छा शक्ति से उसको फील होने लगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लोग अपनी इच्छा शक्ति खो बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कैंसर बाद में मारेगा, पहले मर लेता है आदमी। और जिन लोगों को नहीं पता, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पता नहीं है, वो 15-15 साल जी गए, उन्हें आखिरी तक यही नहीं पता लगने दिया घर वालों ने कि इन्हें कैंसर है, वो बढ़िया खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, घर के को पता है, उसको नहीं पता। वो पेशेंट को पता लग गया, वो वैसे ही मर गया। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे अपन जो सोच पा रहे कि सब करंट खींच लेता है कि जी करता है, जी फालतू किंवदंतियां हैं। ऐसे कि तेल के बारे में उड़ी है कि वो बिजली का तेल दर्द खत्म कर दे, तो ये बताओ मेडिकल पे आज तक नहीं मिला, जब इतनी अच्छी चीज है कि बिना ऑपरेशन के तेल को मल लो, मालिश कर लो, गवर्नमेंट सबसे पहले निकाले। 200 की जगह तो 1000 में बेचेगी, कह लो 1000 की सीसी तुम्हें चाहिए, दर्द खत्म, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उससे अच्छा फायदा सरसों का तेल देगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल करके, जो डीपी में भरा जाता है, महा घटिया क्वालिटी का तेल है। लोग बिजली का तेल कहते हैं, आज तक वो कुचालक है, बिजली गई नहीं उसमें से, बिजली आज तक उसमें से पास ही नहीं हुई। केवल ठंडक के लिए भरते हैं ताकि ट्रांसफार्मर हीट ना हो जाए और खराब ना हो जाए। तो इन चीजों के कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दिमाग में बैठती नहीं है। अब किसी एजेड आदमी कम पढ़े लिखे को कह दिया कि देख भैया ऐसा ये डीपी है जहां में तेल भरा है, करंट आ रहा है, ओके, जब बिजली निकल गई तो तेल बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि बिजली के निकलने से तेल में ताकत आ गई। वही तेल तुम्हारी बॉडी पे लगा, तुम भी बिजली की तरह दौड़ोगे, है?
बुढ़े आदमी को मरवाने फिर रहे हैं, हड्डी टूट जाए तो और आफत हो जाए उसकी बेचारी की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली का मतलब वही चीजें हैं कि लोगों ने उड़ा दी कि मोबाइल चिपक गया, एक ने कहीं चिपक गया और नहीं घाव चिपक गया, है ना। कोई कहता करंट चिपका लेता है, जो करंट कहां से चिपकाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो लिखो उसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। परावैद्युतांक अलग चीज है, परावैद्युत क्षमता अलग चीज है। परावैद्युतांक का मतलब होता है पदार्थ का वैल्यू, मतलब वायु के लिए के का मान 1 है, वायु को रोकने की क्षमता, विद्युत क्षेत्र को रोकने की क्षमता वो बताइए। परावैद्युत क्षमता और परावैद्युतांक अलग बात है। परावैद्युतांक माने हवा के लिए वैल्यू कितनी है 1, खुद हवा की, लेकिन वो कितने विद्युत क्षेत्र को रोक सकती है 3 × 10⁶। तो परावैद्युत का मतलब है कुचालक क्षमता, कि कितनी वैल्यू तक वो करंट को बहने नहीं देगी, कब तक वो अपने में से विद्युत क्षेत्र को जाने नहीं देगी। परावैद्युतांक अलग है, शब्द में ही अंतर है। परावैद्युतांक और जिसको क्या कह रहे हैं आप, क्षमता। तुम जैसे सपोज मान ले कि तेरे में वजन कितना है, 45 40 कितना है बता, 40 है। देखो सही डाटा निकल गया, तो 40 किलो है, तो ये तो वजन हुआ। तुम कितनी ताकत से रोक सकते हो किसी को, ये एक अलग बात है। तो 2 अलग अलग चीजें है ना, पावर अलग चीज है और जो तुम्हारी वैल्यू है वो अलग चीज है। तो वैल्यू से पावर का कनेक्शन थोड़ा ही है कि 40 किलो है तो तुम 40 लोगों को रोक लोगे, सिंगल फ्रेम बॉडीयों को। अवेल को एक दे दे 4 गुलाटी खा जाओ, तो ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। तो वो वैल्यू अलग बात है, ये अलग है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 40 किलो वजन है तो तुम में है तो तुम 40 किलो ही वजन उठा पाओगे, इसका भी कोई लेन देन नहीं। कहने का अर्थ है पावर अलग चीज है, क्षमता अलग चीज है और वजन अलग चीज है। तो वो मान है कि वायु का खुद का वैल्यू होती है 1 है, पर कितने तक रोक सकती है वो 3 × 10⁶। प्रश्न लिखें नेक्स्ट। क्यों बिंदु आवेश का व्यंजक हो गया था क्या आपके में, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का? अरे इसका आंसर ये आया था, देख तो लो जरा, ये वाला था कि नहीं था जी कहीं, नहीं फिर कहो कि ये वाला नहीं हुआ। ये Q0 था, अंतिम सूत्र क्या था, यही था। चलो एक नीचे फिर से एक नोट पॉइंट लिखो, किसी नोट पॉइंट में लिखो, किसी धनावेशित बिंदु आवेश, किसी धनावेशित बिंदु आवेश या ऋणावेशित, धनावेशित बिंदु आवेश या ऋणावेशित बिंदु आवेश के कारण, धनावेशित बिंदु आवेश या ऋणावेशित बिंदु आवेश के कारण उससे छोटा r बना दो, स्मॉल r, उससे स्मॉल r दूरी पर, छोटा r जो बना हुआ है, उससे r दूरी पर स्थित, फिर सुन लें, किसी धनावेशित बिंदु आवेश या ऋणावेशित बिंदु आवेश के कारण उससे छोटा r ये हैगा ऐसा वाला, r दूरी पर स्थित बिंदु पर, r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र निम्न है, ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। ये लीजिए सूत्र लिख दो, साइड में डायग्राम बना देना, लेफ्ट साइड में ये, इसको इधर बना लो, उसके दाहिने हाथ तरफ चित्र बना दो पहले से। ये सूत्र आपको पहले सिद्ध करा चुके हैं, अभी जरूरत पड़ेगी आगे तो फिर से मेमोरी के लिए लिखा दिया। ज्ञात करने का सूत्र निम्न है, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा मत रखा करिए। N/C साइड में चित्र बनाओ जल्दी से, बिना किसी स्केल की हेल्प लिए फटाफट कर लो। +Q पहले अपन प्रूव कर चुके हैं इसको, ये तो यहां माइंड में थोड़ा आ जाए इसलिए। वो तो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कुछ नहीं होना।
अच्छा देखो, याद ऐसे रख लेना, मैंने पहले भी समझाया था, फिर देख लो। ई बराबर ये नियतांक है, जो आवेश है ये आवेश ऊपर और बटे में इसका वर्ग। थोड़ा लिंक ध्यान से देखना। ई बराबर नियतांक, आवेश है वो ऊपर, और आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग नीचे। अगर ये डी होती दूरी डी, तो डी का वर्ग, कोई कहे ये दूरी आर माइनस एल है मान लो किसी चित्र में, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो, आर माइनस एल का स्क्वायर होने लगेगा। उसमें क्या, हमें नियम अच्छे से पकड़े रहो कि ई निकालने का नियम है ई बराबर नियतांक, आवेश ऊपर और बटे में बिंदु और आवेश के बीच की दूरी का वर्ग। चलिए अब लिखो प्रश्न। जो प्रश्न आएगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। स्टार लगाइए इस प्रश्न पे जो बोल रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, स्टार प्रश्न है जो बोला जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव, लिखने में जिन्हें दिक्कत आ रही है यहां से देख लें। विद्युत द्विध्रुव के कारण, शब्द यहां से देखें, अक्षीय स्थिति, बोलते समय बोर्ड पे भी थोड़ा सा लिख पा रहा हूं ताकि जिन्हें लिखने में कठिनाई है वो देख पाए। अक्षीय स्थिति, या केवल सुन के ना लिखें, थोड़ा सा ध्यान से लिखें। अंतः स्थिति ये लिखा है, या अनुदैर्ध्य स्थिति, सारे शब्द में सभी के सभी शब्दों को यहां ले पा रहा हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अंतः स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर की रेंज का है। नंबर तो वही अपने आप देते हैं, तो आपके तो यही करना, आपको इसमें हेडेक नहीं करना। अथवा लगाइए, या तो ऐसे पूछेगा वो प्रश्न वाला, ये सब कारण में डायग्राम बना के बताऊंगा जी, आपको ऐसे नहीं रटने पड़ेंगे कि जो इतने नाम रटे। लिखो अथवा करके, ये लिखो विद्युत द्विध्रुव के कारण, बीच में अथवा लगा के नीचे लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालो। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालो जबकि बिंदु दोनों आवेशों से, जबकि बिंदु दोनों आवेशों से, ये लिखो असमान दूरी, दोनों आवेशों से, ये लिखा रखा है असमान दूरी, ब्रैकेट शुरू करो आगे, ब्रैकेट में लिखो अर्थात अलग अलग दूरी, ब्रैकेट के अंदर यहां से लिखो अर्थात अलग अलग दूरी, ब्रैकेट बंद। तो सेंटेंस बाहर का क्या है, असमान दूरी, आगे लिखो पर हो, ब्रैकेट के बाहर लिख दो पर हो। सेंटेंस हमेशा ब्रैकेट के बाहर के अनुसार पूरा किया जाता है। एक और लास्ट फॉर्मेट है इसी प्रश्न का, 3 तरीके से प्रश्न आता है वहां। अथवा लगा के लिखो सिद्ध करो के, ये बहुत मुश्किल से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है इसमें, ये बहुत रेयर केस में लिख के देते हैं। चलो लिखो तो, सिद्ध करो कि ई बराबर, देख के करना आप जरा, रावत जी बातें नहीं करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिना देखे ना लिखें, ये लिखा रखा है। या ये तो प्रूफ दैट होके आएगा, लेकिन वो देते बहुत कम है इस चीज को। जहां संकेतों के
सामान्य अर्थ, बहुत रेयर केस में लिखेगा फॉर्मूले को, फॉर्मूले से तो बचते हैं वो लोग, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि आंसर ये आना। दो फॉर्मेट मेन है उसके, पहला वाला और दूसरा वाला। जी लाइन तो वैसी लिख रखी, कोई मतलब नहीं है। वो जी कह रहा है कि परीक्षा वाला के ई संकेत पी आर जो होते हैं वही मतलब है, मतलब उसको नहीं पता, पता सब है बता नहीं रहा, मतलब ये है उसको। जो आंसर में हेडिंग बनाइए और पहले फॉर्मेट से बनेगी। ये देखो इतनी सारी, अभी फिलहाल के लिए सभी नाम लिखेंगे हम लोग, इस शब्द को हटा देंगे, हेडिंग बन जाएगी इसको हटाते ही। ये वाली वो परीक्षा में जिस नाम से आए केवल वही नाम लिखना है। मान लो अक्षी आया तो अक्षी, अभी मैं क्यों नाम लिखा रहा हूं, पढ़ते में आ जाएंगे। उत्तर की हेडलाइन बना लो, आंसर में ये वाली हेडिंग बना दो। विद्युत द्विध्रुव के कारण, वही जो आप पे प्रश्न लिखा रखा है वहीं से बनती है हेडलाइन, तो वहीं से बनेगी। पूरे नाम वही हैं। एक बार मैं सेंटेंस पढ़ लिया करो तो लिखने की स्पीड मेंटेन रहे। आप एक एक सेंटेंस पढ़ोगे अक्षी, फिर लिखोगे, फिर देखोगे। एक बार में सेंटेंस पढ़ लो, हिंदी तो आती ही लिखना अपने को, तो राइटिंग मेंटेन रहेगी। एक बार सेंटेंस पढ़ लिया इतना क्या ना। नीचे जो हेडिंग डली है फिर से वो डालें परिभाषा करके, जैसे मैंने लिखी लेफ्ट में, वहां वही नाम लिखना है जिस नाम से पूछे, इनमें से जो नाम वो देगा। परिभाषा में लिखो, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा मैं सब परिभाषा कैसे बनती है, पर अरेंज कर लो। ऐसे लिखो, जब कोई बिंदु, परिभाषा करके डैश करके लिखो, देख के कहां है परिभाषा, कहां हेडिंग है, नीचे हेडिंग करो परिभाषा और लिखो, जब कोई बिंदु जिस पर हमें, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, कॉमा लगाओ, कॉमा कॉमा लगा के ऐसे लिखना, बढ़ाए गए, थोड़ा देख के लिखें शब्द, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, लिखा हुआ है शब्द, जो टफ शब्द है वो लिख देता हूं, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो तो उसे, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के आगे ब्रैकेट समझने के लिए ऐसे लगा दो और लिखना, चित्र से देखें, लो अपने लिए लिख लो क्रॉस ब्रैकेट, फेयर पे भी लिखना है, टेस्ट और परीक्षा में नहीं देना। क्या होता बाद में कई लोग परिभाषा रटते हैं, कहते पता नहीं कैसे निकली, तो आपको हिंट मिल गई, मैं बनवाऊंगा नीचे चित्र, उससे चित्र से देखें। अब केवल एक डायग्राम ड्रॉ कर दो और डायग्राम लेफ्ट से राइट जाएगा, डायग्राम की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट जाएगी, LHS से। ऊपर 2 लाइन छोड़ना है गिन के, वो तीसरी लाइन पे रजिस्टर की लाइन पे लाइन, 2 लाइन का गैप सिर्फ ऊपर, उससे ज्यादा नहीं। बनाओ, सेंटर में O, लेफ्ट से लेना, राइट की तरफ शिफ्टिंग होगी इसकी। मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको, 2 लाइन छोड़ के
चलो बनाओ इसको, 2 लाइन छोड़ के ऐसे बनाओ, दो इधर, बातें नहीं करो यार। जो रजिस्टर की लाइन है ना, आपके पास लाइन रहती है, उस पर यूज कर लो। अभी डायग्राम समझने पर फोकस ना करके पहले ड्राइंग पे दे लो, फिर मैं इसको एक एक स्टेप ब्रेक करूंगा इसके, तो एक बार ढंग से बन जाएगा। बनना और समझना दो इकट्ठे काम, प्रोसेसिंग में दिक्कत है। जो 2 लाइनें इस काम के लिए छुड़वाई थी, जो ऊपर ये लाइन, अब इसके ऊपर कहीं नहीं जाएगा चित्र। जहां डॉटेड बनाया है वहां आप डॉटेड ही बनाइए। अभी सिर्फ ड्राइंग अच्छे से करा लें, फिर आपसे बात हो जाएगी। अभी सिर्फ अच्छे से ड्राइंग करना है आपको, और कुछ वैसा दिमाग मत लगाओ कैसे क्या हो रहा है, बस पूरी चीज बताई जाएगी आपको कैसे वर्किंग होती है। क्या बना रखा रहेगा तो वैसा हेडेक खत्म है बार बार करने का। यहाँ ए और बी लिख दीजिए। बीच में एक हल्का सा पॉइंट, किनारे वाले जो आवेश है थोड़ा सा जैसे बना दिया करो, सर्कल ओ टाइप का बना के जो भर दिया करो कॉर्नर पे, तो दो ध्रुव की संरचना बन जाएगी। और बीच का पॉइंट बारीक रहेगा छोटा सा। यहां से लेके यहां तक की सब दूरियां हैं ये। एल और एल दिखा दो, चित्र को अच्छे से करो, पूरा बताएंगे, डायग्राम ऐसे थोड़ी रटा जाता है। ऊपर ही दिखा दिया। पी पॉइंट को टच नहीं करा करो, मार्किंग करते हुए थोड़ा गैप रखा करिए ताकि थोड़ा फिनिशिंग आ सके। क्यू जीरो को रखवा दो, इकाई परीक्षण धनावेश कहते हैं इसको। ये तीनों पॉइंट बराबर ना रहे, ये बारीक रहेगा, ये दो ध्रुव मेन ये है ए बी, इनका जो साइज है सर्कल का थोड़ा बड़ा है, ये पॉइंट है हल्का सा।
पहले सेंटर से दिखाओ आर, बीचों बीच से सेंटर से आर दिखा दो। ऐसे उल्टे सीधे क्रम में बनाओगे बन ही नहीं पाएगा। सेंटर से पी तक का डिस्टेंस आर, फिर एल और एल दिखा लो, फिर अब ये ले लो एक तरफ से, प्लस क्यू से पी तक का आर माइनस एल, माइनस क्यू से आर प्लस एल। बीच में से कभी फ्लक्चुएट मत हो, एक तरफ से काम करो, ऊपर से नीचे चले जाओ आप। तो जैसे पहले ये बना लो E1 E2 E, फिर L, फिर ये, नहीं छूट जाएंगी चीजें। वो तो कल फिर बनेगा डायग्राम, सामने समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। अभी आपको कॉपी पे अच्छे से ड्राइंग करवा दी। इतने पे छोड़ देना इसको लिख के, जिनका नहीं बना है वो बना ले, और बाकी बन चुका है वो इतना लिख के छोड़ दें। वो तो कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम को कैसे होना।